जी बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है ना, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आपकी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब देखी जाए, उसमें ये चैप्टर नंबर बनता है 15। अब अभी हमने पूरा चैप्टर नहीं करना। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उसमें हम कवर करेंगे टॉर्क एक्टिंग से पिछला वाला जितना पोर्शन है वो सारा हम इसमें कवर कर लेंगे। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल से पहले पहले ये टॉर्क वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे मोटर जनरेटर भी नहीं है। फिर ट्रांसफार्मर का टॉपिक आता है, तो वो हम जाके करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह परसों। और उसमें फिर हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इनिशियल पोर्शन है और ट्रांसफार्मर मिलाकर पढ़ेंगे। जहाँ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ताल्लुक है, तो इसमें जो एक पोर्शन यहाँ शामिल किया गया है वो फ्लक्स है। फ्लक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके ऊपर, और उसके हमने क्वेश्चन भी किए हुए हैं। फिर भी थोड़ा सा इसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें ज़रा रिकॉल हो जाएं। फ्लक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। मैथमेटिकल फार्मूला इसका 5b से इसको शो करते हैं, और ये डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक इंडक्शन b और वेक्टर एरिया a का। इस लिहाज से इसका जो फार्मूला बनता है ना, वो बनता है बी ए कॉस ऑफ थीटा। ये मैं मेंशन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे अभी काम करा रहा हूँ। अब ये जो मैंने हाईलाइट किया पोर्शन, इसमें जो ये कॉस ऑफ थीटा आ रहा है ना, ये असल में एंगल है वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक इंडक्शन का। ये बात यहाँ मेंशन है, ये बात अच्छी तरह नोट कर लो। इस लिहाज से वेक्टर एरिया के लिहाज से अगर आप फ्लक्स निकालते हैं, तो जब वेक्टर एरिया का एंगल 0 डिग्री होगा, जिस तरह ये नीचे वाली पहली डायग्राम में लेफ्ट साइड पर हुआ है, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब ये जो सेकंड डायग्राम है सेंटर वाली, इसमें आपके पास फ्लक्स 0 है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेक्टर एरिया का एंगल 90 डिग्री है, और फॉर्मूले में मौजूद कॉस 90 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स मैक्सिमम की बजाय मिनिमम हो जाएगा। ये तो दो चीजें हो गई। लेकिन अब दोबारा पहली डायग्राम पर वापस आओ। यहां पर वेक्टर एरिया के साथ एंगल 0 है, लेकिन वेक्टर फील्ड का एंगल प्लेन के साथ 90 डिग्री है। इसका मतलब जब एंगल प्लेन के साथ 90 डिग्री होगा, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब यहाँ कॉस का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, साइन का फॉर्मूला यूज होगा। ये बात लास्ट टाइम भी मैंने क्लियर की थी, दोबारा इससे मुझे जरूरत पड़ गई। आगे हमारा टॉपिक्स आने हैं जनरेटर का। अब जनरेटर सिलेबस में है, उसमें यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स का जिक्र आना है, और वहां जो एंगल लिया जाता है वो प्लेन के साथ लिया जाता है। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर कि जब प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस लम्हे उस प्लेन का वेक्टर एरिया पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगर एंगल वेक्टर एरिया के साथ लेंगे तो कॉस ऑफ थीटा फॉर्मूले में यूज होगा। एंगल अगर हम लेते हैं प्लेन के साथ, तो बी ए साइन फाई फॉर्मूला यूज होगा। ये अच्छी तरह याद कर लो।
अब फॉर्मूला ये बनता कैसे, वो यहाँ पे राइट साइड पे मैंने हाथ से लिखा हुआ है, इसको ज़रा देख लें आप लोग, मैं हाईलाइट करता हूँ। ये डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। इस डायग्राम में आपको जो थीटा दिया गया है वो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच में दिया गया। इसका मतलब है वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा आएगा। इस 90 माइनस थीटा को हम अल्फा से शो करते हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ फॉर्मूले में, ये नीचे देखो सर्कल में बंद है, कॉस के आगे 90 माइनस थीटा लिखता हूँ तो फॉर्मूला साइन में शिफ्ट हो जाता है। ये बात याद रखिए। एक छोटा सा यहाँ रिलेशन ऊपर ये नजर आ रहा है आपको, ये इसमें इसलिए मैंने लिखा है कि वेक्टर अगर आपने मालूम करना हो ना मैग्नीट्यूड के जरिए, फॉर्मूला होता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अब प्लेन में यूनिट वेक्टर एन यूनिट वेक्टर भी हो सकता है नॉर्मल, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों वेक्टर एरिया के फॉर्मूले बन गए। अब यहाँ पर एक बार नोट कर लेना, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हैं, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, इसका मतलब निकलता है दोनों के यूनिट वेक्टर सेम होते हैं। तो मैं यूनिट वेक्टर ए का इस्तेमाल करूं या बी का, पैरेलल वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली चीज, जहां तक फ्लक्स का यूनिट है वेबर होता है, और ये भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था, टेस्ला मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर पर एम्पेयर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। ये सारे के सारे एमसीक्यू हैं, पीछे आए हुए भी हैं टेस्ट में। ये डायमेंशन सिलेबस में नहीं है खैर से, लेकिन आपको पता होना चाहिए किलोग्राम की जगह एम, मीटर की जगह एल, सेकंड की जगह टी, और एम्पेयर एम्पेयर रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। एक बड़ा जबरदस्त यूनिट है वेबर का, मैक्सवेल। 10 पावर 8 मैक्सवेल 1 वेबर होता है। ये जरा नोट कर लेना, एमसीक्यू बार बार आ जाता है, ये एमसीक्यू बार बार दफा पूछ लेता है। या बाजो वो कहता है फ्लक्स का जवाब मैक्सवेल में दो, तो हमें वेबर वाले आंसर को 10 पावर 8 उसके साथ अलग करके मैक्सवेल में कन्वर्ट करना होता है। बाकी ये जो कब फ्लक्स हाफ है कब मैक्सिमम है, ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है, ये आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। फैराडेज लॉ आ रहा है, लेकिन फैराडे लॉ शुरू करने से पहले हम पहले यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं, और इसके जो हमारे पास रिलेशंस है ना उनको देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ। इंड्यूस करंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नतीजे में जो करंट पैदा होगा, इसलिए मैंने डेफिनेशन में ही ये लफ्ज लिख दिया कि बार बार डेफिनेशन ना लिखनी पड़े। इसी तरह इंड्यूस ईएमएफ वही ईएमएफ होगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नतीजे में पैदा हो। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मेरे पास लेट्स सपोज ये एक रेल है, कंडक्टिंग रेल, नीचे एक और रेल रखी हुई है,
अब इसके ऊपर मैं बना लेता हूँ एक स्लाइडिंग रॉड। स्लाइडिंग रॉड की लंबाई मैं यहाँ तक रखूँ या यहाँ तक कर दूँ। इफेक्टिव लंबाई यहीं तक रहेगी जहाँ तक आपकी कंडक्टिंग रॉड्स हैं, यानी इफेक्टिव लेंथ यही रहेगी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और इसमें एक्स्ट्रा पोर्शन अब मिटा देता हूँ मैं। जी बड़ी मुश्किल से मिटाया। चलिए डायग्राम पूरी कर लेते हैं। और ये हमारी रॉड आ गई, यहाँ पे हम लगा देते हैं एक गैल्वानोमीटर। फर्स्ट करें मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। ये ही डायग्राम ईएमएफ में, मोशनल में, फैराडे लॉ में हर जगह इस्तेमाल हो जाएगी। अब इस रॉड को अगर आप इधर मूव करते हैं तो ये बात ऑब्जर्व की जाती है कि करंट गुजरता है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करने से रिवर्स हो जाता है। अब इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पैदा होती है आई आर। इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो है ये है। अगर इंड्यूस ईएमएफ की बात करें सर तो याद जी मेरा बेटा सर करंट नीचे से ऊपर जाएगा डायरेक्शन। दोबारा ऊंचा बोलो, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई। सर करंट डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स जाएगा। अच्छा, करंट की डायरेक्शन पे अभी मैंने बात ही नहीं की, वो मैं बात करता हूँ, जरा सब्र करो। अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सुनो, वो आगे जिक्र आएगा। अच्छा, ये इंड्यूस ईएमएफ है, डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, नंबर वन। नंबर टू, इट डिपेंड्स rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होती है। इंडक्शन की वजह क्या होती है, यहाँ एक बात मैं अभी क्लियर कर दूं। इंडक्शन की जो कॉज है ना, वो होती है चेंज ऑफ फ्लक्स। इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ खुद प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, लेकिन जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होने की वजह है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं है, वो चेंज ऑफ फ्लक्स है खाली। यानी फ्लक्स तब्दील होता है तो ईएमएफ पैदा होती है, इंड्यूस ईएमएफ। हाँ, वो जो रेट ऑफ चेंज है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि रेट ऑफ चेंज को ज्यादा कर दो, यानी फ्लक्स तेजी से तब्दील होगा तो ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगी, स्लोली होगा तो कम होगी। ये मतलब है रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होने का। ये बहुत बारीक सी बात है, कंफर्म होनी चाहिए। करंट की बात करते हैं, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर। क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब निकलेगा इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस decreases the induced current, hence it becomes more easy to move the conductor across magnetic field. And vice versa. यानी अगर आप उल्टा करोगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस को कम करोगे तो इंड्यूस करंट ज्यादा पैदा होगा और इस रॉड को ड्रैग करना या मूव करना मुश्किल होता जाएगा। ये चीज आएगी आगे जाकर लेंसेज लॉ में, क्योंकि लेंसेज लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट हमेशा अपनी कॉज को अपोज करता है। तो कॉज चूंकि इंड्यूस करंट है और ये कभी राइट की मोशन कभी लेफ्ट की मोशन से पैदा होता है, तो कॉज मोशन हो गई। इंड्यूस करंट की कॉज अगर मोशन है तो ये उसको अपोज करेगा। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा अपोजिशन, और जितना कम करंट होगा उतनी कम अपोजिशन, लेकिन होगी ज़रूर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट पकड़ो उसका। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अब इसमें एक और चीज़ नोट करो। ये सर जो जो आपने फॉर्मूला है ना डायग्राम आपका बनाई है उसके अंदर जो रेड रॉड है हाँ वो क्या बोलो। है? रेड रॉड एक मूविंग रॉड है। ये जब मूव करती है तो फ्लक्स बिटवीन गैल्वानोमीटर एंड रेड रॉड चेंज होता है, और इससे इस लूप के अंदर जो गैल्वानोमीटर और रॉड के बीच में है करंट इंड्यूस होता है। ठीक है बेटा, जी सर, ओके। ये आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है ना उनमें ये डायग्राम्स बनी हुए हैं ना, इंड्यूस ईएमएफ के चैप्टर में, मोशनल ईएमएफ में, फैराडेज लॉ में, वहाँ ये डायग्राम है। ठीक है, अगली चीज़ नोट करें। आपकी किताब में कितने तरीके हैं इंड्यूस ईएमएफ के? 5 के करीब हैं। एक में आप एरिया चेंज करते हो, एक में आप कॉइल को रोटेट करते हो, एक में सिंगल आपके पास कॉइल होती है, उसका करंट तब्दील करके उसके अंदर सेल्फ ईएमएफ पैदा करते हो, एक में आप म्यूचुअल ईएमएफ पैदा करते हो जिसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। 2 कॉइलें होती हैं, एक कॉइल में गैल्वानोमीटर लगा होता है और दूसरी कॉइल के अंदर करंट और रियोस्टेट लगा होता है, करंट सोर्स एंड रियोस्टेट। और रियोस्टेट की नॉब को घुमाते हैं या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को, करंट तब्दील होता है पहली कॉइल में, तो इसका फ्लक्स जो 7 वाली से गुजर रहा होता है वो भी तब्दील हो जाता है, और ऐसा 7 वाली में ईएमएफ इंड्यूस होती है। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का तरीका है कि जिसमें ना करंट, उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर, या यूं कहना चाहिए वो जो लूप जिसमें करंट प्रोड्यूस होना है उसको मूव नहीं करते, मैग्नेट को मूव नहीं करते। अलबत्ता वो करंट जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, उस करंट को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली लाते हैं, जिसके नतीजे में ईएमएफ इंड्यूस होती है। ये पांचों तरीके जहन में आ गए। यस सर। इनको एक इनको एक बार स्टडी कर लेना बुक से। मैं तुम लोगों को 10:30 ये दिखा देता हूँ अगर मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। ये हैं जी, चैप्टर 12 पे चले गए, चैप्टर 15 कहाँ गया?
जी ये है जी आपके पास, ये पहला तरीका है। एक मैग्नेट और कॉयल का है, मैग्नेट को टूवर्ड्स या कॉयल और अवे फ्रॉम द कॉयल मूव करें। एक चेंजिंग एरिया का आ गया, रोटेटिंग कॉयल आ गया, और ये आ गया आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन, और आखिर में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो ये आपके पास आ गए मेथड 5, ये आपने ध्यान में रखने हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला है ना, ये स्टैटिक इंडक्शन है, यानी ना तो आप कॉयल को मूव कर रहे हो ना मैग्नेट को, करंट तब्दील करके ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, और ये फिनोमेना ट्रांसफार्मर में यूज होता है। एनीवे आगे चलते हैं जरा, ये वो डायग्राम। अगला टॉपिक इसमें आ जाता है हमारा मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ में मैं जरा यहाँ इसलिए आ गया हूँ कि यहाँ मुझे जरा जो बातें ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई हैं लिखनी नहीं पड़ेंगी, उनको मैं डायरेक्ट आपको हाईलाइट कर दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा जो मेन चीजें पढ़ने वाली हैं। अब डायग्राम आपको पता होनी चाहिए, डायग्राम पे सवाल आते हैं। अब यहाँ हम करंट की भी बात कर लेते हैं, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब डायग्राम पे जरा फोकस करें, मैं जरा ये साफ कर दिया ताकि आपको समझाने में आसानी होगी। अब ये जो आपको डायग्राम बनाई गई है, इसमें वही डायग्राम है जो मैंने बनाई थी। एक रॉड है, वो राइट को मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। अब जब ये रॉड इधर मूव करेगी, और से देखें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं तो फॉर एग्जांपल ये इनटू द पेपर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, इनटू द फील्ड इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आ गए, राइट पे है। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, अपनी जो शहादत की उंगली होती है उसको इनटू द स्क्रीन शो करें, जैसा बंदा स्क्रीन को रखकर वो फायरिंग कर रहा हो उल्टे हाथ से, ये करो। और इसके बाद अपना जो मिडल फिंगर है उसको रखो अपने राइट पर। थंब किधर आ रहा है तुम्हारा, मुझे बताओ। ऊपर की तरफ। शाबाश, जबरदस्त। इसका मतलब है जो भी करंट होगा वो ऊपर को मूव करेगा। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ऐसा ही होगा। यस सर। ये कॉइल और रॉड में जबरदस्त। अच्छा आगे चलो। अब जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो यहाँ आ जाएंगे ऊपर, नीचे हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिकल फोर्स। यहाँ लिखा हुआ है ऊपर लग रही है मैग्नेटिक फोर्स और नीचे लग रही है इलेक्ट्रिकल फोर्स, दोनों को आपस में बराबर करेंगे। ये नीचे हुआ है इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, क्यू क्यू कट जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा वी बी। अब ये E इज इक्वल टू वी बी से V निकालो, ये बना E ओवर बी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो स्पीड या वेलोसिटी के बराबर होती है। बात समझ आ गई। जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर। वेव में ये स्पीड ऑफ लाइट बन जाती है, ठीक है। यस सर। आगे चलते हैं बेटा। अब यहां से हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे मोशनल ईएमएफ का। हमारे पास है E इज इक्वल टू वी बी, ये चीज यहां हम यूज करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या कहते हैं हमें,
कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इक्वल टू होती है, ये देखें लेफ्ट पे मैं लिख रहा हूँ, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। इसको लिखते हैं माइनस EMF ओवर लेंथ। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ये अप्लाई कर देंगे और इसका जो हमारा फॉर्मूला बनेगा ये मैं नीचे मिटा के दोबारा लिखता हूँ। E की जगह मैं लिखूंगा माइनस EMF ओवर L VB, और ये जवाब आ जाएगा माइनस VBL। अदर एंगल्स के लिए साइन थीटा शो कर देंगे, वरना साइन 90 है यहाँ पर फिलहाल। अच्छा, अगली बात, ये टॉपिक्स मैंने पूरी डेरिवेशन इसलिए करा दी, बाज़ार डेरिवेशन में से सवाल आ जाता हो। ये मोशनल EMF हो गई। अब इसके केसेस होते हैं डिफरेंट किस्म के, उनको हम देख लेते हैं। बल्कि उनको देखने के लिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, यहीं आ जाए। अच्छा जी, अब मोशनल EMF का फॉर्मूला बन चुका है माइनस VBL साइन थीटा। इसमें जो थीटा है ना, ये V और B का एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। अगर ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी, एंगल बनेगा 0 डिग्री, एंटी पैरेलल में 180 डिग्री, EMF 0 हो जाएगी। अगर एंगल आप लेंगे 90 डिग्री, EMF मैक्सिमम हो जाएगी। अब मैं नेगेटिव साइन यूज़ नहीं कर रहा, नेगेटिव साइन लेंसेज लॉ के लिए होता है, बाद में यूज़ करेंगे। अगर एंगल लेते हो 30 डिग्री, EMF मैक्सिमम का हाफ हो जाएगी। इसी तरह बाकी जो MCQ हैं एंगल वाले, आप लिख सकते हो 45 डिग्री का, 60 डिग्री का। 45 के लिए हो जाएगी 1/√2 VBL, और नीचे आ जाएगी ये √3/2 VBL। ये इसके MCQ बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक डायग्राम का MCQ आ जाता था इसी टॉपिक में। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी फ्लक्स में दिया था, लेकिन आपको एंगल दिया हुआ है इस वर्टिकल के साथ, से थीटा यहाँ दे दिया। अगर थीटा होता है V और B के बीच में, तो आपका सीधा फॉर्मूला था VBL साइन थीटा। अब फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा VBL साइन 90 माइनस थीटा, VBL कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि 90 माइनस थीटा मैथमेटिकली कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। इसी तरह कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन के लिहाज से अगर कहा जाए कि कब EMF मैक्सिमम है इस डायग्राम के लिहाज से, और कब मिनिमम है, तो मैक्सिमम के लिए थीटा 0 होगा इस डायग्राम के लिहाज से। वैसे तो वो 90 डिग्री होता है ना V और B का, देख लो आप, V और B का एंगल है 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 होगा इफ थीटा इक्वल टू 0 ऑफ EMF मैक्सिमम हो जाएगी। अगर आप मुझसे रहे कि हमने साइन का फॉर्मूला यूज करना उस केस में। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब हम चलते हैं फैराडेज लॉ पर।
फैराडे लॉ जो है ना वो यहीं से चलता है। जो आपका फॉर्मूला है -VBL, यहाँ से सर जब थीटा वेलोसिटी 0 का हो फॉर्मूला जाएगा तो होता है हमारा जो पार्टिकल होगा वो परपेंडिकुलर टू फील्ड हो जाएगा ना? जी बिल्कुल, इस डायग्राम के लिहाज से पार्टिकल नहीं कंडक्टर होगा जिसकी कोई लंबाई होगी, लेकिन यही क्वेश्चन पार्टिकल के लिए भी सही है, वो QVP वाला फॉर्मूला उसके लिए भी सही है। कॉन्सेप्ट एक ही है, एंगल जब असल दो वेक्टरों के बीच में नहीं होता और किसी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के बीच में दे देते हैं तो दरमियान में 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। 60 का मतलब 30 बन जाएगा, 40 का मतलब 50 बन जाएगा, 90 में से माइनस कर देंगे गिवन को। समझ आई? यस सर। अच्छा जी, अब ये मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा था, वेलोसिटी की जगह मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लगा दिया, डेल्टा x ओवर डेल्टा t। अब इसमें देखो x को L से मिला दो और b फिलहाल एक तरफ रखा, ये चेंज इन एरिया आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिलकर ये चेंज इन फ्लक्स बन गया, फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ज़्यादा होंगे टर्न्स तो n लगा देना, ठीक है जी। ये एक शेप आ गई इसकी। अगली शेप देखो, EMF इज इक्वल टू -n BA cos of theta over delta t if B is perpendicular to plane of coil। इसका मतलब है थीटा 0 डिग्री होगा बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो cos 0 1 हो जाएगा एंड फॉर्मूला बन जाएगा NBA ओवर डेल्टा। ये अगली शेप आ गई। मतलब जब आपको EMF मालूम करने का कहा जाएगा, इंड्यूस EMF, और आपको कहा जाएगा कि भाई इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इतना मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड इतना तब्दील हो रहा है, एरिया इतना है, टाइम इतना है, लेकिन उसमें एक लाइन लिखी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू कॉइल है, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई एंगल बना रहा है कॉइल के साथ या वेक्टर एरिया के साथ, तो कॉइल के साथ जो एंगल बनाएगा वो 90 माइनस करके यहाँ पुट होगा, वेक्टर एरिया के साथ जो एंगल बनाएगा कि जो है वही आएगा। ये समझ आ गया ना, ये ऊपर वाला जो फ्लक्स में समझा के आया वो यहाँ अप्लाई किया मैंने कॉन्सेप्ट। ओके डन। नहीं सर, नहीं समझ आए। बेटे वो फ्लक्स का जो मैं अभी समझा रहा था कहाँ गया, बल्कि यहाँ पर आओ, ये यहाँ पे मैं आपको फ्लक्स समझा रहा था अभी ऊपर, ये वाला, ये तीसरी डायग्राम जिसमें मैं 3 लिख रहा हूँ, नजर आ गया? जी सर। इसमें अगर आपको ये एंगल अल्फा दिया जाए और आप इसको शिफ्ट करना चाहो इधर, वहां 30 एंगल है तो यहाँ क्या होगा 60। 60। और ये मैंने 7 कॉन्सेप्ट क्लियर किया था राइट साइड पर। ये वही कॉन्सेप्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के दौरान भी अप्लाई हो सकता है, यानी वो 2 कॉन्सेप्ट, ये पिछला और अगला मिला के EMF पूछ सकता है। क्लास समझ आई? 15वें चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है ना एक्सरसाइज के लोअर बोर्ड की किताब के, वो तुम लोगों को हल करने हैं।
ठीक है, जी ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट चलें आगे। जी सर चलें। ये वो फेराडेज लॉ आ गया जो मैं अभी पीछे पढ़ा रहा था, ये सारा फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर लिए हैं। प्लस का जो कॉस थीटा ये वो सारा हो गया। अलबत्ता ये एक डायग्राम नीचे बनी है, पहले इसको देख लें। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी देख लें। ये देखें, इसकी बात कर रहा हूँ जो अब मैंने हाईलाइट की है। इसका फ्लक्स है आपके पास बी ए मैक्सिमम। इसको 180 डिग्री पे रोटेट करोगे, इसका फ्लक्स हो जाएगा माइनस बी ए। अब माइनस बी ए में से बी ए निकालोगे तो चेंज ऑफ फ्लक्स -2 बी ए आएगा। ये नोट कर लो, पहले भी पढ़ाया था, इसको लाजमी नोट कर लो, लाजमी, क्योंकि इसके ऊपर भी हमारे पास एमसीक्यू आते हैं, आते रहते हैं कि जब आप एक कॉइल को 180 डिग्री पे चेंज करते हो तो चेंज ऑफ फ्लक्स -2 टाइम्स टोटल फ्लक्स होगा, या बी ए मैक्सिमम फ्लक्स होगा। नाइन्टी डिग्री पे घुमाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चेंज इन फ्लक्स 90 डिग्री का बी ए ही रहेगा। ये दूसरी सिचुएशन है। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया का, या फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का, या फ्लक्स और टाइम का ग्राफ आ जाए, जिस तरह यहाँ देख सकते हो आप लोग, ये ऊपर फिगर बनी हुई है। इसका मतलब ये है फ्लक्स पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। फ्लक्स पहले इंक्रीज कर रहा है हाफ तक, हाफ क्रेस्ट, क्रेस्ट तक, यहाँ तक, फिर डिक्रीज कर रहा है, यानी तब्दील हो रहा है मुसलसल। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो बनेगा किसी भी पॉइंट पे 5/t EMF के प्रोपोर्शनल या बराबर होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल टू इंड्यूस EMF। इसके बाद आ जाए लेंसेज लॉ के ऊपर। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज एज टू अपोज द चेंज व्हिच कॉजेज इट। अब एक डायग्राम नीचे बनी है, डायग्राम 1 और 2। ये बुक की में भी बनी हुई थी अभी जब मैं बुक को दिखा रहा था। नॉर्थ पोल आपका कॉइल की जानिब है और आप कॉइल की जानिब इस मैग्नेट को मूव कर रहे हो, डायग्राम नंबर 1 सेंटर में, और डायग्राम नंबर 2 में इसका ऑपोजिट हो रहा है। क्या होगा जब ये कॉइल टूवर्ड्स द कॉइल, जब ये मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल जाएगा या कॉइल मैग्नेट की तरफ आएगी, इन आइदर केस, किसी भी केस में फ्लक्स तब्दील होगा, बल्कि फ्लक्स मैक्सिमम होगा, इंक्रीज करेगा। ये वर्ड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो जो कॉइल इंक्रीज करीब आता जाएगा मैग्नेट के, तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा। बढ़ते हुए फ्लक्स को लेंजेस लॉ के मुताबिक अपोज करना है, तो जो अंदर इंड्यूस करंट पैदा होगा कॉइल में, वो ऐसी डायरेक्शन में होगा कि उस इंड्यूस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। यानी लेफ्ट साइड पे नॉर्थ पैदा हो जाएगा, राइट साइड पर कॉइल के लेफ्ट पर, और राइट पे साउथ। ये देखो यहाँ पर डायग्राम में हाईलाइट करने लगा हूँ, ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये नॉर्थ आ गया कॉइल का। इस तरह कॉइल का पैदा होने वाला इंड्यूस करंट विल ट्राई टू कीप द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, अपोज करेगा मोशन को। लेकिन अगर हम दूर जाते हैं, सेकंड फिगर में देखो, इसी डायरेक्शन में मैग्नेट को रखते हुए,
तो हम चूंकि दूर जा रहे हैं, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। अब ये हमारे दूर जाने को रोकने की कोशिश करेगा, तो करंट फौरन अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट कर लेगा और इधर साउथ पोल पैदा कर देगा, और साउथ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा नॉर्थ को, दूर जाते नॉर्थ को। यानी कॉइल का करंट करीब आते नॉर्थ को रिपेल करता है, उस जानिब नॉर्थ पोल पैदा करके, और दूर जाते हुए मैग्नेट को अपोज करता है उसके दूर जाने को, और अपनी मैग्नेट की जानिब साउथ पोल के प्रोड्यूस करके अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। बात समझ आई? यस सर। तो इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं। अब एक एमसीक्यू और आता है बड़ा, इसी डायग्राम के ऊपर। करंट की डायरेक्शन इन द कॉइल, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर गैल्वानोमीटर की तरफ से देखा जाए या मैग्नेट की तरफ से देखा जाए। जो कॉइल नंबर 1 है, फर्स्ट करो आप गैल्वानोमीटर की साइड पर हो, यानी आप यहाँ खड़े हो, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। हाँ जी, कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, जरा करके मुझे बताओ। सर आपने क्या पूछा? करंट की डायरेक्शन इन द कॉइल when viewed from galvanometer side in coil number 1। क्लॉकवाइज। शाबाश बेटा, ठीक है, इसके सम के एमसीक्यू तुम कर जाओगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक ये सिचुएशन बनी हुई है, इसमें कॉइल है पहली डायग्राम में, और आपने उसको एक मैग्नेट के नीचे रखा हुआ है। ये डायग्राम नंबर 1 लेफ्ट साइड पर कुछ नहीं होना, लेकिन उस मैग्नेट को रिलीज कर दो, मैग्नेट नीचे गिरना शुरू करेगा। अब वही केस होगा जो अभी ऊपर देख कर आए, मैग्नेट नीचे गिरना शुरू करेगा, इस तरह कॉइल में फ्लक्स तब्दील होगा, और कॉइल में जो करंट पैदा होगा उसका नॉर्थ ऊपर ही होगा, ताकि वो करीब आते हुए मैग्नेट के नॉर्थ को रिपेल कर सके, अपोज कर सके। अब ये जो कॉइल की डायग्राम है, यहां दोबारा बना रहा हूं। अगर मैग्नेट यहां से आ रहा है नीचे को, तो यहां नॉर्थ पोल पैदा होगा कॉइल के करंट के मैग्नेटिक फील्ड का, नीचे साउथ। अब यहाँ राइट हैंड रूल लगाओ, तो व्हेन व्यू फ्रॉम अबव, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बनती है। इसकी वजह से ओपोजिशन होगी और मैग्नेट का एक्सेलरेशन वैल्यू ऑफ जी से कम हो जाएगा। लेकिन अगर कॉइल को कट कर दोगे दरमियान से, कोई करंट पैदा नहीं होगा, ईएमएफ होगी। करंट ना होने की वजह से ओपोजिशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन स्मॉल जी के बराबर आ जाएगा। यहां तक देख लो कोई बात। सर फिर से बताइएगा आप। ये बताओ, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2 और डायग्राम नंबर 3। अब बताओ किसका पूछ रहे हो? सर 2 का नहीं, 3 का। 2 की समझ आ जब गई, 3 का। मैग्नेट नीचे गिरेगा, 3 का अच्छा, सर, 3 का 3 का 2 का 3 में समझ। रिंग ओपन है, ओपन सर्किट है, करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन ईएमएफ हाँ जनरेट हो चलो ओके। जाएगी, हाँ सही और सही। एक्सेलरेशन स्मॉल जी के बराबर। तो अगर करंट नहीं जनरेट होगा तो कोई पोल भी जनरेट नहीं होगा? यह तो नहीं, पोल जनरेट नहीं होगा, ईएमएफ जनरेट होगी सिर्फ दोनों सिरों पर। ओके सर, ओके। ठीक है।
अब यहाँ से लेंसेज लॉ से हमें ये पता लग गया कि जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस करंट की वो हमेशा अपोज करती है कॉस को, वजह को। आपकी जो बुक है, जो 14 चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें हमने एक सिचुएशन पढ़ी थी कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसका फॉर्मूला ILB sin थीटा था, याद है? उसकी डायग्राम भी मैंने यही बनाई थी, इसी किस्म की। ये वाली। देखिए, जब इंड्यूस करंट पैदा होता है इस कॉइल में, इस रॉड में, तो वो फिलहाल नीचे से ऊपर हो रहा है, ए से बी की तरफ, ये हम देख चुके हैं। अब वो जो ए से बी की तरफ करंट जा रहा है, वो तो ऊपर को जा रहा है ना, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं उसका क्रॉस एंड डॉट, तो इस जानिब उसके क्रॉस आते हैं। ये करंट कैरिंग वायर्स का जो मैंने पढ़ाया था, उसके मुताबिक करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है फिलहाल। तो आप खुद देख सकते हो, आप इसको मूव करा रहे हो राइट पर, लेकिन राइट पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रॉस क्रॉस हैं, अप्लाइड और इंड्यूस के सेम पोल है, ऐड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और लेफ्ट पर क्रॉस डॉट आ रहे हैं, तो लेफ्ट पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। इस तरह से करंट की वजह से, इंड्यूस करंट की वजह से, ऑपोजिट टू आवर मोशन, इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगी। इसका मतलब है हमें मुसलसल करंट पैदा करने के लिए मुसलसल वर्क डन करना पड़ता है। यहां से हम कह सकते हैं लेंसेज लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इन अकॉर्डेंस है। तो ये याद रखना, लेंसेज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस करता है। ये जो करंट प्रोड्यूस होता है, ये कोई क्रिएट नहीं हो रहा, ये क्रिएट नहीं हो रहा, क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। ये असल में हमारा मैकेनिकल वर्क है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस सर। अच्छा जी, आगे हमारे पास इसमें आ जाता है एसी जनरेटर। अब हम एसी जनरेटर को देखेंगे। एसी जनरेटर पे जो बेसिक रूल लग रहा है फैराडे वाला लग रहा है, और उसका कॉइल जब घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में, ईएमएफ जनरेट होती है। दो चार बुक की बातें हैं, इसमें स्लिप रिंग यूज होते हैं, आपको पता है। कार्बन ब्रश होता है जो स्टेशनरी होते हैं। कार्बन ब्रश ही होते हैं जो कि आर्मेचर को टच होते हैं और करंट बाहर जाता है। और जो रिंग होते हैं पूरे पूरे स्लिप होते हैं। जबकि स्प्लिट रिंग या तो डीसी जनरेटर में होते हैं या मोटर में होते हैं। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और मोटर में इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। ये बात याद रखेंगे। जो दरमियान में रॉड लगा होता है, डायग्राम मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये इधर आ जाए पे, जो किताब मैंने खोली थी, इधर सारा हमने कर लिया, लेंसेज लॉ कर लिया। ये म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन मैं अभी कराता हूँ वापसी पर, क्योंकि ऐसा टॉपिक हमारा इसमें जनरेटर है। लेकिन वो इसलिए मैं कराता हूँ, एक दो फॉर्मूले हैं फ्लक्स के जो मुझे ज़रूरत होती है आगे, या हमारे एमसीक्यू में भी आ जाती है। अच्छा जी, ये है आपका पास
अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखा हुआ है, कॉइल रोटेट कर रहा है। अगर हम यहां से बैठ कर देखें और इसको ऊपर से व्यू करें तो ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस वक्त, और इसमें जो करंट पैदा हो रहा है वो इस वक्त क्लॉकवाइज पैदा हुआ है अगर हम सामने से देखें। अच्छा जी, ये आपके पास वो स्लिप रिंग वगैरह सारा आपको पता है। ये जो रॉड है ना, ये वाला रॉड, ये इसकी शाफ्ट है, और इस शाफ्ट के ऊपर जो ये रिंग लगा होता है यानी कॉइल लगा होता है मैनी टर्न्स का, ये दोनों मिलकर बनाते हैं आर्मेचर। ठीक है, और आर्मेचर के साथ अटैच होते हैं रिंग, और रिंग के साथ टच हो रहे होते हैं कार्बन ब्रशेस। इसमें जो प्रिंसिपल है वो अगरचे फेराडे लॉ है, लेकिन जो फॉर्मूला लगता है वो मोशनल ईएमएफ का, और वो लगता है इसकी इन साइडों पे जिनको मैंने लाल किया हुआ है, रेड किया हुआ है डायग्राम में। एक ये वाली साइड है, जरा थोड़ा सा रेड और कर देता हूँ, और दूसरी ये साथ वाली। अब यहाँ जो मोशनल ईएमएफ है इन्हीं दो साइडों में होती है। बाकी जो दो साइडें हैं जिनको मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ और जो हॉरिजॉन्टल है इस वक्त डायग्राम में, एक जिनके साथ रिंग लगा है और एक उसके नीचे सीडी, इन पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। अब चूंकि मोशनल ईएमएफ पैदा होती है वीबीएल साइन थीटा वाली है, तो दो ईएमएफ होती हैं, एक राइट एक लेफ्ट। थोड़ा सा अगरचे मैं जब अपनी आम क्लासेस को पढ़ा रहा होता हूँ ऑनलाइन खास तौर से, ये वो डायग्राम है जो मैं यहाँ पे इनके साथ शेयर करता हूँ। ये जो एक नज़र आ रही है आपको वीडियो, अब बस चल पड़े। ये जी आपका जनरेटर है, ये जो है से बाहर से दिखाया गया है, इसकी जो डायरेक्शन है उसके साथ। ये देखें वो सामने कॉइल घूम रहा है, मुसलसल करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब यहाँ देखो, ये एक मिनट ठहरो, यहाँ देखो इस डायग्राम में आप देखोगे जो कॉइल है इस टाइम उसका ऊपर वाला हिस्सा वो घूमता हुआ जब ऊपर पहुंचता है, इस हालत में, जिस हालत में अब है वो, ये इस वक्त कॉइल आपका वर्टिकल है विद मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है तो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स इस हालत में कितना होगा, मैक्सिमम या मिनिमम? बताओ जरा देख के मैक्सिमम। डायग्राम सामने। शाबाश, मैक्सिमम। और इस हालत में अगर ये डायग्राम थोड़ी सी मैं यहीं पर एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ, ये जी यूं वर्टिकल है और मैक्सिमम फ्लक्स इसमें से गुजर रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है इस साइड का, जिसको मैं इस डायग्राम में ब्लैक कर दिया, वो भी इस तरफ होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल आ गया मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसका मतलब है वी बी एल साइन 0 हो जाएगा, और मोस्टर ईएमएफ इस साइड की 0, नीचे की भी 0, क्यों नीचे की वेलोसिटी ऑपोजिट होगी 180 डिग्री पे, और मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। तो इसका मतलब है जब फ्लक्स इन द कॉइल मैक्सिमम होता है तो इंड्यूस ईएमएफ 0 होती है। ये पॉइंट समझ आ गया? ये यहाँ लिखा हुआ है, when the coil is perpendicular to magnetic field then induced current is 0 और फ्लक्स इज मैक्सिमम। यहाँ भी लेते हैं एंड
फ्लक्स इज मैक्सिमम, और यहाँ पे जब पैरेलल होता है तो एंड फ्लक्स इज मिनिमम या जीरो। ये जरा नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फिर वापस चलते हैं जरा। सर लेकिन ये कैसे हो सकता है कि करंट जीरो, क्योंकि अगर तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो सबर करंट भी सबर इंड्यूस नहीं सबर होती है। सबर 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 तो रहो करो। तुम लोगों ने ये डायग्राम नहीं देखी कभी अपनी किताब में, ये वाली, ये जो 5 डायग्रामें बनी हुई हैं, पता है तुम लोग क्या समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो कि फ्लक्स की वजह से ईएमएफ आ रहा है? ना ना ना, फ्लक्स की तब्दीली की वजह से ईएमएफ आता है। और जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है उस टाइम यूनिफॉर्म होता है, उसकी तब्दीली जीरो हो जाती है और ईएमएफ जीरो होता है। फिजिकल रीजन तो ये है, मैथमेटिकल रीजन ये है। डायग्राम नंबर 1 को देखो जो लेफ्ट साइड पे बनी हुई है, जिसपे रेड कलर से 1 लिखा हुआ है, जो बुक की डायग्राम है। हाँ जी, नजर आ गई? जी अब सर। देखो, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर इस साइड का, वेलोसिटी इधर होगी ना इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, पैरेलल है आपस में, 0 डिग्री एंगल। तो ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ पैदा होती है यहाँ पर। तो मोशनल ईएमएफ कितनी पैदा होगी? 0। अब बात समझ आई क्यों 0 होती है? 2 लॉजिक्स बताई हैं मैंने, एक एंगल वाली और एक यूनिफॉर्म एंड मैक्सिमम फ्लक्स वाली। और जैसे इस पोजीशन से कॉइल थोड़ा सा हिलता है, आगे आता है, तो फ्लक्स तब्दील होना शुरू हो जाता है। इसकी तब्दीली मैक्सिमम हो जाती है डायग्राम नंबर 2 तक जाते हैं, जब आपका कॉइल पैरेलल होता है टू मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स 0 हो चुका होता है। उस वक्त ईएमएफ मैक्सिमम आती है, क्योंकि उस वक्त वी और बी का एंगल 90 बन रहा है, यहां नजर आ रहा है, ये ऑरेंज सर्कल के अंदर देखो। हाँ जी, बात समझ आई? ये जी आम सर क्लासेस जी। में क्लियर नहीं किया गया था क्या? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और ये पोर्शन पढ़ लेना। बल्कि ये वाला इतना पोर्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे एमसीक्यू यहाँ बने हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे चलें, इसका फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। जी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो नवाब का होता है, नवाब साइन थीटा, याद है? मैं जरा यहाँ लिख देता हूँ राइट साइड पर, बाकी यहाँ लिखा हुआ ही है। देखो जरा, मैं अभी ये येलो से लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। दोनों तरफ r से डिवाइड करोगे तो I बन जाएगा, I नॉट साइन थीटा। अगर I की शक्ल में सबसे पहले वाले फॉर्मूले को लिखोगे तो वो बनेगा एन ओमेगा ए बी साइन थीटा ओवर आर। थीटा जो है इसमें याद कर लो, ओमेगा टी हो सकता है, 2 पाई/टी के साथ स्मॉल टी हो सकता है, 2 पाई/ft हो सकता है। हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी दी जा सकती है, टाइम पीरियड दिया जा सकता है, एन ए बी और थीटा के साथ साथ। ये बस फॉर्मूले हैं जो मैंने अभी भी लिखे हैं, इनकी बुनियाद पे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं न्यूमेरिकल। चलिए अब आगे चलते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, ये सारी चीज़ें आ गई, इनको ज़रा पढ़ लेना। एक और चीज़ देखो, फॉर्मूले का जो ये डेरिवेशन के स्टेप्स हैं दरमियान वाले, ये वाले,
ये मैं ज़रा साफ करके दोबारा बताता हूँ, इन पे भी एमसीक्यू बन सकता है ना, ये आपको ये भी कहना है। अब देखो, अब जब आप ऐड करते हो ना ईएमएफ, तो पहले सबसे पहले इस लाइन पे फोकस करो। 4 ईएमएफ का सम है ये, जो टॉप और बॉटम की दो होती हैं वो तो 0 हो जाएंगी, बाकी दो वीबीएल साइन थीटा बनेगी। अब इसमें हमने दो को ऐड कर लेना, मिला लेना वी के साथ और एल के साथ, और वी की जगह लिखना आर ओमेगा। इसमें 2RL ये एरिया बनता है। यानी आपसे ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, नंबर 1 भी पूछा जा सकता है, और ये तो खैर से आपको पता ही लग ही जाता है। 1 कॉइल होगा तो N1 की वैल्यू पुटअप करके भी पूछा जा सकता है। तीसरा मुख्तलिफ एमसीक्यू निकल आते हैं। ओके बच्चे, यस सर। अब आप आ जाए थोड़ा सा म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन की तरफ। उनकी जो थोड़ी सी चीजें हैं ना जो पढ़ने वाली हैं वो आपने करनी है। सबसे पहले हम कर लेते हैं म्यूचुअल का है जिक्र। इसमें आपने जो चीजें पढ़नी है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पहले मैं इनको मिटा दूं ताकि इससे ये पता लगे आपने क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ना, याद करना है। ये नंबर 1 हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डिपेंडेंस। अच्छा, इसकी डिपेंडेंस और सेल्फ की सेम है, सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है। इसमें ये क्लोजनेस ऑफ टू कॉइल एडिशनल है, क्योंकि क्लोजनेस ऑफ कॉइल पे भी ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करती है या म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका यूनिट होता है हेनरी, ये देख लो, ये याद करना है। और ये लास्ट फॉर्मूले जो हैं दो, एक सेल्फ इंडक्शन की ईएमएफ का, अब मैं हाईलाइट करता हूं, एक ये वाला, एक ये वाला। ये रेशियो है इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल और रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस यूनिट इसके हेनरी होते हैं। ये राइट पे लिखे हुए भी हैं, हल किए हुए, ये भी आपने याद रखना है, इसके पर भी एमसीक्यू आ जाते होते हैं। उसके बाद सेल्फ पर आ जाए, सेल्फ पर भी ये फॉर्मूला N5 इज इक्वल टू Li, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, N5 टोटल फ्लक्स है, N5 टोटल फ्लक्स है। और ये आपके पास फॉर्मूला है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का। इसका मतलब है इसमें एक फॉर्मूला आप ये याद करेंगे, N5 इज इक्वल टू Li, और दूसरा आप करेंगे EL इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। नेगेटिव साइन लगा है तो वो लेंसेज लॉ के लिए है, मैग्नीट्यूड में जरूरत नहीं होती। इसका भी इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस यूनिट होता है हेनरी, और डिपेंड करती है तीन बातों पर, नंबर ऑफ टर्न्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और मटेरियल जिसपे इसको वाउंड किया जाता है। इसका फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। इस फॉर्मूले की एक और शेप होती है म्यू नॉट एन स्क्वायर कैपिटल एल इंटू ए, वो स्मॉल एन की वैल्यू होती है ना कैपिटल एन ओवर एल, वो भी पुटअप करके हम एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं।
ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आखिरी जो एक दो बातें हैं वो देख लो जरा। जो आपका फॉर्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ या करंट का, V नॉट साइन 2 पाई एफ या I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई एफ। अब मुझे एक आंसर दिया गया है V इज इक्वल टू 250 100 पाई 2 पाई एफ टी होता है, पाई टी। और यहाँ दिया हुआ है जी 100 साइन 100 पाई टी। मुझे कहा जाता है कि जी मैक्सिमम ईएमएफ बता दो, तो वो या वो 250 है कोफिशिएंट, मैक्सिमम करंट यहाँ 100 है। फ्रीक्वेंसी पूछी जाए 2 पाई एफ टी को कंपेयर करना पड़ेगा 100 पाई टी से। पाई टी कटेगा 2f100, फ्रीक्वेंसी 50 आएगी। ये बात नोट कर लीजिए, इस तरह की चीज़ आ सकती है, करंट में भी आ सकती है, ईएमएफ में भी आ सकती है। ये आपका चैप्टर 16 में भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं और यहाँ पर भी इनका जिक्र है। अब एक दो सिचुएशंस हैं इंड्यूस करंट के हवाले से और उनकी डायरेक्शन के हवाले से, वो ज़रा गौर से समझ लो। ये एक वायर है, इसके साथ एक कॉइल है। करंट आपका ऊपर जा रहा है और इंक्रीज हो रहा है। कॉइल में करंट किधर पैदा होगा? यही क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पर है। करंट कन्वेंशनल है, ऊपर जा रहा है और डिक्रीज हो रहा है। अब कॉइल में करंट किधर पैदा होगा? ये मैंने सिर्फ दो डायग्रामें बनाई हैं, इसकी मैं बड़ी डायग्रामें बना सकता हूँ। चलो जी, दो ये हैं, दो मैं अभी बता देता हूँ। ये दो अपवर्ड करंट है ना, दो डाउनवर्ड कर दो। कॉइल राइट पर है दोनों डायग्रामों में और तार या वायर या कंडक्टर लेफ्ट पर है। पोजीशन चेंज कर दो, तो दो अप के लिए दो डाउन के लिए, जबकि कॉइल राइट पर है। चार ये हो गए, कॉइल लेफ्ट पे चला गया, चार वो हो गए, 8 हो गए। 8 कन्वेंशनल के और 8 इलेक्ट्रॉनिक के, 16 एमसीक्यू निकलते हैं ये। फिर इसी तरह अपवर्ड और डाउनवर्ड कर दो, हॉरिजॉन्टल कर दो कॉइल कॉइल को नहीं, ये वायर को, तो 16 16 32 एमसीक्यू बन जाएंगे मुख्तलिफ डायग्राम्स के हवाले से। बात कुछ पल्ले पड़ी, लेकिन ये दो जी आती हो सर। ना, सब कुछ हो जाएगा। एक छोटा सा रूल याद कर लो, जो आपका ये है ना, क्या नाम है आपका, लेंसेज लॉ। ये कहता है कि जब भी इंड्यूस करंट पैदा होगा, इसने अपोज करना है। अब अगर वजह बढ़ता हुआ फील्ड है या बढ़ता हुआ करंट है, तो इंड्यूस करंट उसको कम करने की कोशिश करेगा। और अगर वजह घटता हुआ फील्ड है, घटता हुआ करंट है, तो ये इंड्यूस करंट फौरन अपनी डायरेक्शन उसकी फेवर में कर लेगा और उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी कि उठतों को, जो उठ रहे होते हैं, जो तरक्की कर रहे हैं, उनको ये तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जाता है, और जो गिर रहे होते हैं उनको उठा रहा होता है। इससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं होता इंड्यूस करंट से। ये उर्दू शायरी का महबूब होता है, जो करीब जाओ तो दूर फेंकता है, धुतकारता है, दूर जाओ तो करीब बुलाता है। ये इस तरह की शायरी पढ़ी ना तुम लोगों ने अपनी उर्दू की किताबों में, तो आपका लेंसेज लॉ फिजिक्स का क्या कहना चाहिए, ये शायरी है। ठीक है।
अच्छा अब देखो याद करने का असूल, जहां करंट इंक्रीज कर रहा है तो कॉइल या लूप की वो साइड जो करंट कैरिंग वायर के साथ है उसमें करंट ऑपोजिट पैदा होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन बन गई, एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसमें कॉइल आ गया, कॉइल में आ गया एंटी क्लॉकवाइज। और जहां करंट डिक्रीज कर रहा है उसमें सेम डायरेक्शन में करंट पैदा होगा वायर वाली साइड की तरफ, और ये हो जाएगा, इसमें करंट की डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। अब अगर ये इलेक्ट्रॉनिक करंट होता, जहां मैंने डायरेक्शन ऑपोजिट की है वहां सेम हो जाएगी, और जहां सेम है वहां ऑपोजिट हो जाएगी। समझ आ गई? अब कोई भी पोजीशन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो। इसके ऊपर एक और एमसीक्यू, इसके नतीजे में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा डायग्राम नंबर 1 में राइट वाली, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? दरमियान में उसका डॉट आएगा या क्रॉस आएगा? दरमियान में कॉइल के अंदर वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड? राइट हैंड लगाओ ना, अंगूठा अपनी तरफ करो, उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। अंगूठा हमारी तरफ है तो डॉट सेंटर में है और क्रॉस साइडों पर है। अब बात समझ आ गई? जी हमने सर। चैप्टर 14 के कॉन्सेप्ट को चैप्टर 15 के साथ मिला दिया है और इस टाइम से क्यों बनते हैं। नहीं जी, अब कोई भी सिचुएशन है यू कैन सॉल्व। अब मैं कॉइल बना दूं, सर्कुलर पैटर्न में कर दूं, रेक्टेंगल कर दूं, ट्रायंगुलर कर दूं, वट एवर इट मे बी, इंक्रीजिंग फ्लक्स के अगेंस्ट करंट पैदा होगा और डिक्रीजिंग के इस फेवर डायरेक्शन में। ठीक है, असल असूल ये है, लेंज़ेस लॉ। लें जी बेटा, यहाँ तक आपका लेक्चर था, बाकी वो ट्रांसफॉर्मर वाला इंशाल्लाह बाद में ही है। तो जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं। क्लास मैं 7:15 ऑफ करूँगा। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।